उससे पहले मैं बहुत अदब के साथ श्री जेपी सिंह जी से निवेदन करूंगा, बहुत आदरणीय हमारे इस मुहिम के बहुत बड़े साथी, कि आप मंच पर आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। श्री जेपी सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर एलसी शर्मा जी का, जिन्होंने हमें अपनी टीम में एज एन एडवाइज़र हमें रखा है। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इस बारे में। माहौल बहुत संजीदा सा हो गया है, थोड़ा सा हंसी मजाक तो बिल्कुल ही दूर हो गई है। तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि मैं इलेक्शनियरिंग का काम करता हूँ, इलेक्शन में अपनी सर्विसेज देता हूँ मैं, तो इलेक्शन आवाज़ के नाम से। तो मेरी तरह के जो एडवाइज़र्स हैं, अगर पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है। आप आंध्रा में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए। डॉक्टर साहब हमें भूलिएगा मत उस समय। Anyhow, that was small, like it had gone a bit. डॉक्टर साहब का बहुत ही बढ़िया अपना जो ये मिशन है, उस मिशन की कामयाबी में हम सबको जो हमारे मेंटोर हैं ब्रिगेडियर बी के खन्ना साहब, उनका मार्गदर्शन हमें मिला है और उसी मार्गदर्शन के तहत ही ये पॉसिबल हो सका है। आज हम सब इकट्ठे हैं उसी कारण ही, और इनकी जो नोबल थॉट्स हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने डॉक्टर एलसी शर्मा ने बनाया है, आप खुद विश्वास रखेंगे कि ये एक दिन में नहीं बना। बहुत मेहनत की है डॉक्टर साहब ने, बहुत सालों से हम जुड़े हुए हैं। इनके IIRD में ब्रिगेडियर साहब साथ में हैं, हम भी साथ में हैं इनके। उस ओवर द इयर्स हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये समाज में कुछ अलग ही करना चाहते हैं, ये आम चीज़ों से सेटिस्फाइड भी नहीं हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है PMBJP, उस पर्टिकुलर उसमें डॉक्टर साहब ने, एक केंद्रीय मंत्री हैं अपना पुरुषोत्तम रुपाला साहब, तो उनका बहुत बड़ा योगदान भी था, है भी, मैं सॉरी कर रहा हूँ। तो हिमाचल में हमें एक अच्छे तरीके से उस काम को करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं, कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट्स को लास्ट माइल तक ले जाना चाहिए, लेकिन ये ले जाया नहीं जा रहा और बहुत कमियाँ हैं उसमें। तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि रुपाला जी आएँ और ये आके यहाँ पे मार्गदर्शन करें उसका। रुपाला जी का मुंबई में प्रोग्राम था, अपना अमित शाह जी की मीटिंग थी, वहाँ जाना था। डॉक्टर साहब ने कहा कुछ भी कीजिए, सब लोग इकट्ठे हैं, मैं हिमाचल में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सीरियसली ये प्रोग्राम कैसे इसको किया जा सकता है। आप मानोगे, एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत करके वहाँ बुला के, और एक ऐसा मैसेज दिया, अगर वो मैसेज सारे हिंदुस्तान में अगर लागू होता तो आज मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत आगे ले जाया गया होता। लेकिन जिस पेस पे भी बढ़ रहा है उससे बहुत ज़्यादा पेस पे आगे बढ़ता। डॉक्टर साहब ने वहाँ पे क्या किया कि जब हमने सब में आपस में मंथन किया कि क्या क्या इसमें इस वक्त परेशानी है, कि डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, सब ब्रांडेड ड्रग्स करते हैं, क्योंकि ब्रांडेड जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनकी इंड्यूसमेंट्स बहुत हैं, 2 लाख करोड़ का कारोबार है और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसमें। तो कहा कि अगर जब तक डॉक्टर नहीं लिखेंगे जेनरिक मेडिसिन तो कैसे खरीदेंगे। तो हम उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि हम जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों नहीं लिख रहे। जब डॉक्टर्स को सरकार की हिदायत है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है, हर डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है उसको एक लाइसेंस जो है उसका, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन के साथ मिलता है। उस लाइसेंस को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी। तो अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है कि आप सब डॉक्टर्स को कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखिए, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स नहीं लिख रहे। मैं
मुझे नहीं पता कि क्या मेहनत की डॉक्टर साहब ने। इन्होंने वहाँ पे करीबन कोई 360 डॉक्टरों का, उनके वहाँ पे क्या वो लिख रहे हैं क्या, उसका इन्होंने वो निकलवाया उनके वहाँ से, और पता लगा कि वो नहीं लिख रहे थे। उन सबको इन्होंने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो नहीं साथ दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने उन डॉक्टर्स का, मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो ये है कि उनकी खिंचाई की। उन डॉक्टर्स ने जो 360 डॉक्टर्स ने एकदम अपना जेनरिक पे शिफ्ट हुए, और उस पर्टिकुलर एरिया में जेनरिक की काफ़ी डिमांड क्रिएट हुई। तो मैं एक छोटा सा ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि ये जो इंसान डॉक्टर एलसी शर्मा के रूप में हैं, इनका काम करने का तरीका कुछ अलग है, और जो ये चाहते हैं उसको इन्होंने अचीव करके दिखाया है। आज जो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, वो चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा यहाँ पे। कहते हैं, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान के ठेकेदारों ने। मतलब एक सेकंड में ही, एक पल में ही उन्होंने एक मस्जिद खड़ी कर दी। कहते हैं, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान के ठेकेदारों ने। कहते हैं, मगर दिल तो पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो ना सका। वहाँ पे जितने साल, थैंक यू, वहाँ पे जितने साल भी वहाँ पे इबादत होती रही, वो दिल तो नमाजी हुआ ही नहीं। तो फ़ायदा क्या है उसका। अब हमारे इतने प्रोग्राम्स हैं, इतना सब मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है, क्योंकि इस पार्टी का सबसे बड़ा तो यही रहा है कि किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं कहना, किसी के बारे में। देखिए, यही डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम लोग सब कोशिश करेंगे तो वाकई आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग नहीं कोशिश करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, हमारी सबकी एज ए सिटीज़न भी बहुत जिम्मेवारी है, हम उस जिम्मेवारी को तो निभाते नहीं। एक मेरे एक अजीज़ हैं फ़ौज में एक अच्छी पोजीशन पे, उनको भारत सरकार ने इज़राइल भेजा। वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो उनके जो थे वहाँ पे होस्ट उनको लेके जा रहे थे, तो उन्होंने वो खेतों के उधर से निकले, तो उन्होंने कहा, एक मिनट रुकना। वो खेत में एक वो पानी निकाल रहे हैं, तो वो उसके जो उसके पास में उसके साथ ही एक बड़ा सा मीटर लगा हुआ है। उन्होंने कहा, भाई ये कैसा यंत्र है कि भाई पानी निकल रहा है, उसके साथ ये यंत्र है। तो उन्होंने कहा, जी ये मीटर है जो पानी को मेजर करता है कि कितना पानी निकाला है। वो बड़े हैरान, उन्होंने कहा कि ये पानी निकालने का कोई, उसके ऊपर कोई अंकुश है क्या, मीटर है? कहते हैं हाँ है। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं जी ये खेत बेशक उस फार्मर का है, लेकिन जो पानी है वो राष्ट्र की संपत्ति है। अब राष्ट्र की संपत्ति को आप अपने आप वो नहीं अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो पानी को, तो आपको ज़्यादा उसका वो देना पड़ेगा। तो सॉरी टू से कि हमारे यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हुई, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जब दिल करता है तो उठ के बसें फूंक देते हैं, जब दिल करता है तो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देते हैं। ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, जिम्मेवारी आनी चाहिए, और इसीलिए इस सिटीजन्स की भी रेटिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ बड़ा आसानी से कह देना, देखिए आज हम समाज में जीते हैं, हमारे बहुत जिम्मेवारी हैं अलग तरीके की भी। अगर आप देखो, कहीं हमें एक अच्छा हस्बैंड बनना है, कहीं एक अच्छा सन बनना है, कहीं एक अच्छा फादर बनना है। सारे तो चीज़ें हम अच्छी तरह नहीं निभा सकते, लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हम कुछ भी हम निभाएं उसको हम बेस्ट तौर पे करें, क्योंकि इतना कंपटीशन है। गुड की तो आज कोई वैल्यू ही नहीं है, और बेटर की भी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ही की वैल्यू है, बेस्ट। पहले देखिए जब हम पढ़ते थे उस वक़्त हाई सेकेंडरी तक तो जो अपना क्लास में 75% नंबर ले आते थे तो डिस्टिंक्शन हो जाती थी। तो आज की डेट में हमारे बच्चे जो लेके आते हैं, किसी का 99.6, 99.4, 98.3, तो मैं शुरू में तो बड़े हैरान होते हैं, भाई ये नंबर हैं या कोई थर्मामीटर का वो बता रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा ये कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। आबादी बढ़ी है, इतनी कंपटीशन। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि इसको सीमित करके सिर्फ एक घर से सिर्फ दो बच्चे हों, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। देखिए बाहर की कंट्रीज़ में, कई यूरोप की कंट्रीज़ में ये लागू हो गया है कि जहाँ भी अगर आप अपना जिस घर में बच्चे कम होंगे, या जो आदमी जो नेशनल देश के निर्माण में ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, इनकम टैक्स हो गया या कोई किसी तरीके का टैक्स हो गया,
तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उसमें उसका योगदान है, तो उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं उसके बच्चों को एडमिशन वगैरह के लिए। तो हमारे देश में भी ये सब चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि डॉक्टर एल.सी. शर्मा के जो ये विचार हैं, जो ऐसे इन्होंने एक कनाडा का जो एग्जाम्पल दिया, मैं लास्ट उसको कह के अपना समाप्त करूँगा। कनाडा में जैसे उन्होंने कहा कि एक आदमी ने शिकायत की कि जी मेरे को सरकार की ये मेरे को वो मिली नहीं, औरों को मिली, मेरे को नहीं। उसके बाद 3 दिन में उसको उस विभाग से वो एकदम मैसेज आया कि अगर आपने ये जो हमें वो पॉइंट आउट किया है, आपको अगले 7-8 दिन में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, ये मेरा नंबर है। 3 दिन बाद ये चिट्ठी आती है। उसके कोई 10 दिन के बाद एक और चिट्ठी आती है कि मेरे जो अधिकारी हैं उन्होंने आपके साथ जो आपने इशू रेज की थी, उस इशू को उसने वो किया कि नहीं किया पूरा। उसने अगर नहीं किया तो आप बताइए, मैं आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर हूँ। उसके 1 महीने बाद उस विभाग का जो अध्यक्ष है उसको पास आता है मैसेज। वो कहता है कि भाई मेरे जो अधिकारी हैं उन्होंने आपका वो किया है और आप उनका जो काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कई कंट्रीज़ में जहाँ पे जागृति है, हमारे यहाँ से इंजीनियर्स या IT के सॉफ्टवेयर वाले जाके नासा में काम कर सकते हैं और बाकी और कंट्रीज़ में चला सकते हैं, तो हमारे देश को नहीं चला सकते। ये सिर्फ हम अपने आप को असर्ट करें, इकट्ठे होके और अपना करें। देखिए, घड़ी की सुई अपना छोटी सुई है, बड़ी सुई है, स्लो चलती है, कोई फास्ट चलती है, ये सब एक परिवार का हिस्सा है। ये जो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी जो है डॉक्टर साहब का, ये भी एक बड़ा एक परिवार बन रहा है। इस परिवार में सबको साथ मिलकर जब चलना है तो सिर्फ एक दिमाग में ध्यान रखना है कि देखिए, हर चीज़ के लिए परिवार इकट्ठा है, लेकिन अगर किसी के 12 बजाने पड़े ना, तब सबसे पहले इकट्ठा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है आपको कि आप सब लोग इकट्ठे होके अगर आप अपना योगदान देंगे तो ये पार्टी आपका बेनिफिट ही करेगी, आपका नुकसान नहीं करेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार श्री JP सिंह जी का। बहुत संक्षिप्त बात में इन्होंने कुछ उदाहरणों के साथ लोक नीति को जोड़ते हुए अपनी बात रखी है।